ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आईवीसी में कोई राजा नहीं था, पाया ही नहीं गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कैसे इतना बड़ा सिस्टम जो है वो चल रहा था, कैसे चीजें वहां आगे बढ़ रही थी। ये जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन है हिस्टोरियन के सामने। वर्ल्ड के जो स्कॉलर्स हैं वो भी इस बात पर हैरान होते हैं कि विदाउट द किंग हाउ वाज द आईवीसी वाज, है ना, रनिंग इन दैट टाइम। तो कैसे चल रहा था, ठीक है। तो अब एक सवाल पैदा होता है कि जब आईवीसी में कोई राजा नहीं था, किंग नहीं था, तो आईवीसी को चला कौन रहा था? चलिए इस चीज को समझते हैं हम लोग। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आईवीसी में राजा कैसे नहीं था, और फिर चला कौन रहा था, और फिर आज के जमाने में और उस जमाने में क्या सिमिलरिटी दिखाई देती। इन चीजों के हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इस पे। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द आईवीसी, है ना। इफ द किंग वाज नॉट अवेलेबल, इट वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड एंड इन फ्रंट ऑफ दस कि हाउ कैन दे वेर रूलिंग इन अ लार्ज एक्सपेंडेड आईवीसी इन दैट टाइम। जबकि आईवीसी के ठीक बगल में मेसोपोटामिया में भी राजा है और मिस्र में भी राजा है, पर आईवीसी में नहीं था। ये कैसे? मतलब इसीलिए तो कहा जाता है कि आईवीसी वाज अ कंप्लीट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, पूरी तरह से। थैंक यू। एक पानी भी मुझे चाहिए, ठीक है, पानी भी मुझे चाहिए, ठीक है। ये ना है बेटा कि ये कैसे कंप्लीट कहते हैं कि मेसोपोटामिया में कहीं कहीं रूरल और अर्बन का मिक्सचर मिलता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में अर्बन और रूरल, बट इट वाज द कंप्लीट अर्बन सिविलाइजेशन, पूरी तरह से शहरी सभ्यता। अब जैसे इसको एक एग्जांपल के तब लिखा आपने ना, देयर वेर नो एनी एविडेंस ऑफ द किंग वाज फाउंडेड फ्रॉम देयर, बट आईवीसी वाज रूलिंग कंप्लीटली वेल इन दैट टाइम। या ये भी लिख लीजिएगा कि एंड वी सीन इट in the Mesopotamian civilization and Egyptian civilization, the king was available in that time. लिख लेंगे बेटा, in the Mesopotamian civilization and Egyptian civilization, king was available in that time. King was available in that time. मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता में राजा मौजूद था, पर इन आईवीसी किंग वॉज नॉट अवेलेबल, पर सिंधु सभ्यता में नहीं था। लिखेंगे कि इट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द स्कॉलर्स। ये विद्वानों के बीच में एक बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय है। अगर मान लीजिए यूपीएससी का क्वेश्चन कंडक्ट होता है कि किंग वॉज अवेलेबल आर नॉट इन द आईवीसी, अगर क्वेश्चन क्या होता है तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? नो, नहीं था, क्योंकि एनसीईआरटी में भी सेम चीज लिखी हुई है। अब चलिए समझा जाए कि चीज कैसे होती है। देखिए ये कड़वी सच्चाई है। अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना है? डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं, इन्होंने तहलका मचा के रखा है दुनिया भर में, सबको हड़का रहे हैं, चीन को हड़का रहे हैं, भारत को हड़का रहे हैं, रशिया को, सबको हड़काए पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या है आप बताइए? हु इज द डोनाल्ड ट्रंप? ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, बट रियली व्हाट इज हिज बैकग्राउंड? इसका बैकग्राउंड क्या है बताइए? या ट्रंप इज अ कंप्लीटली बिजनेसमैन। ये एक क्या है बेटा? ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज अ बिजनेसमैन। तो जब बिजनेसमैन सिस्टम में आता है तो ये क्या होता है? अब चलिए, जैसे मान लीजिए कि
जैसे मान लीजिए कि स्वप्निल, सपोज दैट, ये जरा समझिए कि मैं, स्वप्निल जो है रायपुर का एक उभरता हुआ कैरेक्टर है। ही इज अ गुड पॉलिटिशियन, अपकमिंग पॉलिटिशियन, एनर्जेटिक बॉय, सब कुछ अच्छा है। स्वप्निल, यू आर द एग्जाम्पल, है ना? सपोज दैट, या विदाउट नो एनी हेजिटेशन स्वप्निल है। स्वप्निल रायपुर में इनका नाम चल रहा है, बढ़िया नाम चल रहा है, या नरगिस? एनी प्रॉब्लम? रायपुर में इनका नाम है, ही इज वेरी एनर्जेटिक, ही इज अ गुड वर्किंग, ही वांट टू डू समथिंग फॉर द रायपुर पीपल्स, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। पर स्वप्निल के अंदर पूरा एफर्ट है, पर he had no money. इनके पास पैसा नहीं है। You have no money. So without money you can't do everything. क्योंकि पॉलिटिक्स के लिए भी पैसे की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। बिना पैसे के पॉलिटिक्स भी आज के जमाने में नहीं है। क्लियर हो बेटा क्रिस्टीना? अब देखिए, सपोज मुझे पता है, मैं रायपुर का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, बहुत बड़ा उद्योगपति हूं, मुझे पता है यार स्वप्निल तो काम का बच्चा है, सब कुछ है इसके अंदर, पर स्वप्निल के पास पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, अब मैं स्वप्निल को अपने घर बुलाता हूं। हाँ स्वप्निल भाई, आप मेरे घर पे आओ, आना जरा, मिलना है। मेरा एक आदमी जाता है, अब मैं इस शहर का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैंने स्वप्निल को याद किया। अब स्वप्निल जो है आते हैं, कार से इनको ले आते हैं, पूरा वीआईपी मर्सिडीज से, और मेरा घर भर बहुत हैवी सा, हवेली जैसा घर भर, 2-4-10 नौकर चाकर इधर। स्वप्निल भी हैरान नहीं कि यार ये सर ने क्यों बुलाया, क्या रीजन है? बाप रे, देखते हैं कि पूरी टेबल नाश्ते के से सजी हुई है, पूरी टेबल, तमाम तरह के ड्रिंक्स स्विंग सब रखे गए। स्वप्निल हैरान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं? हैरानी वाली बात है कि भाई एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट इनको बुला रहा है। फिर उसके बाद मैं कहा स्वप्निल खाओ यार, ये नाश्ता लो, ये लो, सेब लो, संतरे लो, तमाम चीजें खाओ, अच्छे से खाओ। स्वप्निल को समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी परेशान है। फिर मैं स्वप्निल से पूछता हूँ, लास्ट में जब सब कुछ हो जाता है, स्वप्निल पूछते हैं सर क्यों बुलाया मुझे? तो मैं स्वप्निल से बोलूंगा, देखो स्वप्निल, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, you are very energetic, you are very liberal, and you want to do something for the Raipur's people. You are a good politician, but you have no money. I'm feeling that you have no money. So, स्वप्निल तुम डरते क्यों हो चुनाव लड़ना? स्वप्निल बोलेंगे सर पैसा नहीं है सर, बोनर, बैनर, पोस्टर कैसे लेंगे, कैसे एडवर्टाइजमेंट होगा सर? ओहो मुनीम जी इधर आइए, 5 करोड़ रुपए स्वप्निल को दे दो, 5 करोड़ रुपए स्वप्निल को दे दो। स्वप्निल पूरा रायपुर में तुम्हारा ही चेहरा दिखना चाहिए। अब भैया गाड़ी लाजवाब है, मर्सिडीज है, पर पेट्रोल की कमी थी, पेट्रोल पड़ गई गाड़ी में, चलेगी नहीं चलेगी। अब इधर तूफान मचा दिया बच्चे ने, और फिर इलेक्शन में स्वप्निल यहां के विधायक हो जाते हैं, यहां से चल लिए जाते हैं, या सांसद हो जाते हैं। सपोज नॉर्मल आदमी, छोटा नॉर्मल आदमी, वो बड़े लेवल की बात होगी, सांसद हो जाते हैं, यहां से मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के तौर पे चुने जाते। अब स्वप्निल बहुत खुश हैं, पर इनके मन में आता है यार सर ने बिलौस मेरी मदद कर दी, क्या मदद की, क्या मेरी हेल्प करी, है ना? सर ने बिलौस मेरी मदद कर दी, और ये जीत जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, पूरा जश्न होता है, पार्टी होती है, पर मैं कहीं सीन में नहीं हूं, मैं कहीं भी सीन में नहीं हूं। स्वप्निल के मन में आता है यार सर ने इतनी बड़ी हेल्प की, नहीं किया होता तो आज मैं जीत नहीं पाता। बहुत दिन बाद मेरा फोन स्वप्निल के पास जाए, तुरंत आप फोन, यस सर बताइए क्या बात है, कैसे याद किया? अरे स्वप्निल यार तुम्हें विश करना था, तुम जीत गए, आओ मेरे घर आओ मिलते हैं आज पार्टी में, आज तुम्हारे नाम पर जश्न का इंतजाम है पूरा। समझ में आ रहा है क्रिस्टीना? बेटा क्लियर हो ना स्टोरी में? आप स्वप्निल आते हैं, पूरा महफिल सजी हुई है, पूरा खाने पहले से 10 गुने ज्यादा बढ़ा दिया हमने, बाहर इंतजाम है, ये भी तमाम जश्न का माहौल है। पार्टी वार्टी होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, अब मैं स्वप्निल से बोलता हूँ कि स्वप्निल यार तुम बहुत अच्छे हो यार, यू आर वेरी वेरी नाइस, बहुत प्यारे बच्चे हो, तुमने बहुत बड़ा काम किया, ये चीज है। स्वप्निल मेरा एक छोटा सा काम, देखो कैसे काम होता है, कैसे काम होता है,
मेरा एक छोटा सा काम था यार, देखो ना मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, चल रही है यार, सब आप ही लोगों के उस पर चली। तो ना पार्लियामेंट में थोड़ा सा मेरा एक बिल पास नहीं हो पा रहा है, मेरा काम है, एक बार थोड़ा देख लो यार पार्लियामेंट में इसको करवा। समझ में आ रहा है? यानी स्वप्निल को मैंने 5 करोड़ दिया पर मैंने 10 करोड़ का काम इनसे निकाला। यही होता है जब से दुनिया बनी है, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के रिलेशन शुरू से मौजूद है। समझ में आ रहा है बेटा? शुरू से ये दोनों कभी एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते। आ रहे कि नहीं समझ? ये कभी जुदा नहीं हो सकते। अब स्वप्निल ने मेरा काम, स्वप्निल को अभी इनको लगता होगा अरे सर ने इतना बड़ा मेरे लिए किया है, पर मुझे लगता है कि स्वप्निल को मैंने 5 दिया, स्वप्निल ने उसे रिटर्न में मुझे 10 करके। समझ में आ रहा है? ये रिलेशन है बेटा। उसी तरह से आईवीसी में पहले राजा रहा होगा, लेकिन जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, वो बहुत पैसे वाले लोग थे, इन्होंने राजाओं को मदद किया होगा। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे मान लीजिए मैंने 2-4 पॉलिटिशियन बना दिए, पर मेरे मन में एक बात आएगी कि यार मैं इतने पॉलिटिशियंस को बना रहा हूं, मैं खुद ही क्यों नहीं बन जाता। और एक दिन मैं उन सारे पॉलिटिशियन को हटाकर सत्ता को अपने हाथों में ले लूंगा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप इज द बिजनेसमैन एंड ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका। या क्लेम ना? तो इट वॉज दैट इन दैट टाइम कि राजा रहा होगा, हो सकता है वहां के व्यापारियों ने, जिसको हिंदी में वणिक वर्ग, इंग्लिश में मर्चेंट्स ऑफ द आईवीसी, ऑक्युपाइड द सिस्टम ऑफ द आईवीसी। उनके मन में आया होगा कि यार जब हम इनको बना सकते हैं तो हम इनको हटा भी सकते हैं। फालतू का फोकट का हमारे पैसे पे चुनाव लड़ रहे हो, हम ही न ले लें सारी चीजें। और यही चीज है आज के सिस्टम को आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसा आज चीजें हो रही हैं। तो यही चीज था बेटा कि वहां तो अब सवाल पैदा होता, आपको जवाब मिला होगा कि हु वेयर द रूलिंग बॉडी ऑफ द आईवीसी? द मर्चेंट्स, द ट्रेडर्स were the ruling body of the IVC. Yeah, they had the power of the ruling of the IVC in that time. और वही मोहनजोदाड़ो से जो सभा भवन मिला है, असेंबली हाउस मिला है, उसमें बहुत सारे सीट पाए गए, सैकड़ों सीट बने हुए हैं जहां पर लोग बैठकर मिलकर आईवीसी की रूलिंग करते। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि बट इन द आईवीसी the ruling class was from the merchant. सिंधु सभ्यता में जो व्यापारी या वणिक वर्ग के लोग थे, वही जो है रूलिंग क्लास से थे। ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स वेर द रूलर्स ऑफ द आईवीसी इन दैट टाइम. So in the Mohenjo-daro assembly house was founded where the 100 seats available. यानी मोहनजोदाड़ो से एक सभा भवन पाया गया जहां पर 100 से कहीं ज्यादा सीटें बनी हुई हैं. It was a meeting place of the ruling body and they ruled IVC together. और वो साथ साथ मिलकर सिंधु सभ्यता का शासन चलाते थे. देखिए जिस तरह का सिस्टम और जिस तरह की सिमिलरिटी आपको देखने को मिलती है आईवीसी में, वो बिना किसी रूलिंग बॉडी के बगैर इम्पॉसिबल है. लिखेंगे कि the similarity and the good ruling system shown the presentation of the ruling body in the IVC. ठीक है बेटा, समझ में आ गया? क्लियर हुआ ये चीज है? अब इसमें देखिए प्रीलिम के 2-3 क्वेश्चन अगर निकलेंगे कि क्या आईवीसी की रूलिंग बॉडी कौन थी, तो आपका आंसर होगा मर्चेंट्स,
है ना, ट्रेडर्स ऑफ द आईवीसी वेयर द रूलर्स ऑफ द आईवीसी। ठीक है, एसी चल रही है कि नहीं? हाँ, नहीं चल रही, ठीक है, बोलना पड़ेगा क्या? गर्मी लग रही है ना, हल्की हल्की। हेलो, एसी ऑन कर दीजिए, इसमें एसी ऑन कर दीजिए, कोई भी एसी ऑन नहीं है। ठीक है, अब क्या चीजें हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है कि असेंबली हाउस कहां से पाया गया? मोहनजोदाड़ो से पाया गया है असेंबली हाउस। ये चीजें हो गई, दूसरा क्वेश्चन हो गया प्रीलिम का जो पूछता है। ठीक है, उसके बाद क्या किंग वहां पे था या नहीं था? नहीं था। देयर वेयर नो एनी एविडेंस फाउंडेड फ्रॉम देयर आर, किंग वहां पे नहीं था। क्लियर? अब ये था पॉलिटिकल सिस्टम आईवीसी का। देखिए साहब, बहुत ही ज्यादा पोलाइट सिस्टम था, मैनेजमेंट बहुत ही पोलाइट था। वहाँ की रूलिंग क्लास का सबसे बड़ा काम था कि हमें प्रोग्रेस करना है, हमें इनोवेटिव आइडियाज लेके आना है, हमें आईवीसी को आगे ले जाना है। यही वजह था कि किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, किसी तरह की लड़ाई झगड़े नहीं थे। और आईवीसी का जो मेन बेटा बिहाइंड द रीजन था डेवलपमेंट का, वो वहां का शानदार और ग्लोरियस ट्रेड था जो मेसोपोटामिया और दूसरे देशों के साथ चला करता था। तो जिस जगह पर कहते हैं ना, आईवीसी वाज द शाइनिंग सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, richest civilization of the world. What was the reason behind this development? It was the reason कि there were no any conflict. किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं था। पूरा डेडिकेशन किस पे था? Only the development, only the agriculture, only the trade. That was the reason कि IVC was progressive civilization of the world. आ रहा है समझ में? चीजें क्लियर हो रही बेटा? अब आइए, अब लिखते हैं रिलीजियस, या रिलीजियस से भी पहले लिखिए इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ द आईवीसी, सिंधु सभ्यता की आर्थिक दशा। इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ द आईवीसी। या ट्रेड इन आईवीसी, सिंधु सभ्यता में व्यापार। हाँ, अभी शुरू करते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। थोड़ा सा पहले हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले इकोनॉमिकल तो लिख लेंगे कि आईवीसी वाज वेरी शाइनिंग और वेल्दी सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। आईवीसी was very shining and wealthy civilization of the world, and behind their development it was their progressive economical system, यानी उनके विकास के पीछे उनका विकसित जो अर्थव्यवस्था थी वो शामिल थी। सबसे बड़ी चीज है कि दो तरह के बेटा अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छी चीज है कि उनके यहाँ पे एग्रीकल्चर शानदार था, है ना, उसका सरप्लस था एग्रीकल्चर का। लिख लेंगे देयर वेयर द वेरी डेवलप्ड एग्रीकल्चर सिस्टम वाज अवेलेबल देयर। वहां पर जो कृषि थी वो बहुत ही डेवलप थी। दे हैड द वेल नॉलेज ऑफ डुअल क्रॉपिंग, उन्हें दोहरी फसल पैदा करने की पूरी जानकारी थी। एंड देयर ट्रेड वॉज ऑसम, और उनका जो व्यापार था वो बड़ी शानदार था।
एंड देयर ट्रेड वाज ऑसम, उनका व्यापार जो है वो बहुत ही शानदार था। है ना बेटा। और वैसे देखा जाए, देखिए जब तक आपकी इंटरनल इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी तब तक आपका एक्सटर्नल इकोनॉमी या एक्सटर्नल ट्रेड अच्छा नहीं हो सकता। मानते कि नहीं आप इस बात? क्योंकि ना एट द एंड देखिए, दुनिया में अगर आपको अपनी पोजीशन बनानी है तो आपको वर्ल्ड ट्रेड में आपकी जो सहभागिता होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए। आज दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड में किसका हिस्सा है? Who is the highest partner in the world trade? दुनिया में इस समय विश्व व्यापार में सबसे ज्यादा किस देश की भागीदारी है? और इसलिए वो अब दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका था बेटा, चाइना। इस वक्त वर्ल्ड में चीन की जो भागीदारी है, जो पार्टिसिपेशन है, वो बहुत सबसे ज्यादा, अमेरिका दूसरे नंबर पे आ गया। यही वजह है कि ट्रंप साहब ने अभी चीन को डांटा था तो दुगने ताकत से जो है वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने डांटा है, उन्होंने आवाज लगाई है। ये चीज है। चाइना ने अपना वर्ल्ड बैंक तक बना लिया, चाइना ने अपनी करेंसी तक बना ली, सब कुछ बना लिया। यही वजह है कि अमेरिका अंदर से घबराया हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि चीन जो है हमें डोमिनेट करना शुरू कर दे। ये वजह है बेटा। इतिहास ये बताता है कि जिस कंट्री की वर्ल्ड ट्रेड में सबसे ज्यादा भागीदारी होती है वो दुनिया का सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री होता है, उसके बगैर डेवलपमेंट हो नहीं। कहा जाता है कि इन द एंशिएंट टाइम इंडिया वाज द गोल्डन बर्ड। यू नो दैट? यू लिसन एवर? India was a golden bird from its ancient time. What were the reason? What was the reason? It was the reason that India was a highly developed in the trade. India exported the cotton, silk, and other agriculture products to the foreign. Yeah, so that was the reason कि यहाँ पर बरसात होती थी सोने और चांदी। That was the reason कि India was a golden bird from the ancient time. Why? क्या भारत में सोना ज्यादा था? क्या इंडिया में गोल्ड था? नो बेटा। इंडिया वॉज अ गोल्डन बर्ड इट्स एंशिएंट टाइम बिकॉज इंडियन ट्रेड वॉज वेरी डेवलप्ड इन दैट टाइम। समझ में आ रहा है बेटा? तो यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता है। तो कहते हैं कि आईवीसी की जो शाइनिंग थी, उनके जो ऊंचे ऊंचे मकान थे, उनकी जो स्मार्टनेस थी, उनकी जो ग्लो थी, उसके पीछे उनका ट्रेड था और इस ट्रेड से इनको गोल्ड मिलता था, जिसकी वजह से आईवीसी वाज अ कंप्लीटली अर्बन सिविलाइजेशन इन दैट टाइम। क्लियर? विदाउट एनी हेजिटेशन ना? तो इट मींस कि द मेन वेल्थ ऑफ देयर इकोनॉमिक्स वाज देयर ट्रेड। व्यापार ही था उनका जो सबसे शानदार था। और व्यापार तभी होगा जब आपके प्रोडक्शन हाईली होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? एग्रीकल्चर बहुत हाई था उनका। एग्रीकल्चर के अलावा दुनिया में हम सबसे ज्यादा सूती कपड़े एक्सपोर्ट करते थे ना। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्शन थे हमारे, स्पाइसेस, यू नो दैट। इंडिया अपने मसालों के लिए दुनिया भर में जाना गया। यही रीजन था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेज लोग आए, यूरोप आया। बहुत ज्यादा हाईली प्रोडक्टिव था इंडिया उस समय। आ रहा है बेटा समझ में? ये बड़ी प्यारी चीज है। इनकी इकोनॉमी पे बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो अब देखिए, ट्रेड की अगर अपन बात करें, स्पेशली ट्रेड की बात करें, तो ट्रेड दो तरह के होते हैं बेटा। एक होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या है? जैसे आप समझो, कहते हैं कि अगर हमारा शरीर अंदर से ठीक होता है तो उसका इफेक्ट हमारे चेहरे पे दिखाई देता है। किसी व्यक्ति के चेहरे में अगर ग्लो दिख रहा है, इट मींस ही इज इंटरनली फिट। और अगर आप इंटरनली फिट नहीं है और चाहे कितना भी मेकअप कर लीजिए, आपके चेहरे पर जो रियलिस्टिक चीजें हैं वो नहीं दिखाई देती। आ रहा है समझ में? बोलो, आपने संतों का चेहरा देखा है, आपने आध्यात्मिक लोगों का चेहरा देखा, फेस देखा, एक अजीब सी चमक और कांति होती है चेहरे पे। इट मींस वो अंदर से जनरेट हो। मतलब ये कि जिस कंट्री का इंटरनल इकोनॉमिक्स अच्छा होगा, इंटरनल पोजीशन अच्छा होगा, उसी का एक्सटर्नल पोजीशन अच्छा होगा। मतलब ये शर्त है कि आपका वर्ल्ड ट्रेड तभी अच्छा होगा जब इंटरनली ट्रेड आपका वेल डेवलप्ड।
इट मीन्स आईवीसी का इंटरनल ट्रेड भी लाजवाब था, और उसका दूसरा मतलब था, यही वजह है कि उसका एक्सटर्नल ट्रेड भी क्या था, आसम। क्रिस्टीना, आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग विदाउट एनी हेजिटेशन ना, विदाउट एनी प्रॉब्लम ना स्वप्निल, नरगिस? नो प्रॉब्लम ना बेटा? तो लिखेंगे कि इन द आईवीसी देयर इंटरनल ट्रेड वाज आसम, very good, very productive. They had the surplus production. Nargis, are you writing well, beta? Yeah? No any problem ना? Okay ना? कोई दिक्कत नहीं, बताना। तो उनका सरप्लस क्या था कि they had the high surplus in the agriculture, है ना? लिखेंगे कि we know that के the cotton was the discovery of the IVC, सिंधु सभ्यता की खोज थी सूती का कपड़ा, सूती वस्त्र, and another agriculture and non-agriculture products were also available in India that time. लिखेंगे कि इन दैट टाइम द आईवीसी सिटीज वेयर कनेक्टेड विद ईच अदर विद अ रिवर एंड लैंड पाथ। सिंधु सभ्यता के जो शहर थे वो एक दूसरे से नदियों से और रोड से यानी सड़कों से जुड़े हुए थे। सो देयर इंटरनल ट्रेड वॉज वेल, शानदार था उनका आंतरिक व्यापार। अब दूसरी चीज देखेंगे कि इंटरनल ट्रेड में कहते हैं कि सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, राजस्थान, ये सब एक दूसरे से लिंक है। लिखेंगे कि द सौराष्ट्र कहां है बेटा? गुजरात। सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, राजस्थान एंड द वेस्टर्न यूपी पार्ट वॉज internally well connected. Internally well connected. Internally well connected. समझ में आ रहा है? यानी जो इनका इंटरनल पार्ट था वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब लिखे फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड, हेडिंग डालिएगा एक्सटर्नल ट्रेड, यानी कहते हैं विदेश व्यापार। एक्सटर्नल ट्रेड, विदेश व्यापार। तो अगर आप विदेश व्यापार की बात करें तो उस समय हमारे देश का जो व्यापार है, हमारा जो ट्रेड है, वो मेसोपोटामिया के साथ सबसे ज्यादा था। वी वर कनेक्टेड विद द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बाय द एक्सटर्नल ट्रेड। तो लिख लीजिएगा कि इन दैट टाइम आईवीसी वाज कनेक्टेड विद द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बाय द ट्रेड, यानी व्यापारिक रूप से हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि देखिए मेसोपोटामिया में बहुत सारे शहर थे, उसमें से एक शहर का नाम था सुमेरिया। सुमेरिया शहर में एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है जहां आईवीसी का नाम लिखा हुआ है, जहां पर यह बताया गया है कि आईवीसी इज कनेक्टेड विद द मेसोपोटामिया, बट आईवीसी का नाम वहां पर मेलुहा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? मेलुहा। लिख लेंगे कि इन द सुमेरिया, इन द सुमेरिया अ इंस्क्रिप्शन वाज फाउंडेड
where the Meluha word inscripted, where the Meluha word inscripted, जहां पर मेलुहा शब्द लिखा हुआ है, मेलुहा, मेलुहा आप दिखाइए, हाँ ये मेलुहा, मेलुहा वर्ड इज इंस्क्रिप्टेड, या लिखेंगे कि मेलुहा द सेंस ऑफ IVC, यानी मेसोपोटामिया के लोग हमारी सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा करते थे। ठीक है, इसके अलावा लिखेंगे कि इसके अलावा जो जिन जिन देशों के साथ हमारे व्यापार थे, द अनदर एरियाज वेयर IVC foreign trade was working, उनके नाम है तिलमुन, दिलमुन, ये कुछ और एरियाज के नाम हैं, तिलमुन, दिलमुन, है ना। ये दोनों ही एरिया जो है वो बहरीन में पड़ते थे। बहरीन एक जगह है, खाड़ी देशों में पड़ता है बहरीन, ठीक है, यहां से भी हम जुड़े हुए थे। एंड मकन, 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 ये ना मकन जो है एक्चुअली में मकरान तट है जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, उसका भी नाम लिखा हुआ है वहां पर कि कहां कहां से हम इंटरली कनेक्टेड थे। दिलमुन, तिलमुन, मकन, मेलुहा, ये सब नाम लिखा हुआ है जहां से हम भी जुड़े हुए थे। तो ठीक है, मकन, मगन, ये कि मकरान तट पे है। इसके अलावा उस वक्त मेसोपोटामिया के राजा का नाम मिलता है जिन्होंने एक इंस्क्रिप्शन लिखाया हुआ है जहां पर वो कहते हैं कि वी आर कनेक्टेड विद द IVC and the name of the king of the Mesopotamia in that time was the Sargon। वहां के राजा का नाम क्या था? सारगॉन। तो लिखेंगे कि another inscription founded from the Mesopotamia where the Mesopotamian king Sargon dictated, जहां पे सारगॉन ने लिखा है या लिखवाया है, सारगॉन। सारगॉन, इनका टाइमिंग भी है, आप टाइमिंग भी इनका लिख सकते हैं, 2350 ईसा पूर्व। कहते हैं ना कि इसी टाइम हमारा जो IVC है वो बिल्कुल अपने पीक टाइम पे था। सारगॉन, सारगॉन लिखते हैं कि वी आर कॉमर्शियली कनेक्टेड, ट्रेडिशनली कनेक्टेड विद द IVC, हम सीधे सीधे सिंधु के सभ्यता के साथ व्यापार करते हैं। ये इतना शक्तिशाली राजा था कि जिसको शेर से लड़ते हुए दिखाया गया है मेसोपोटामिया के इंस्क्रिप्शन के अंदर। तो सोचिए नरगिस की इन दैट टाइम द किंग वाज अवेलेबल इन द मेसोपोटामिया एंड वेयर इन द IVC किंग वाज नॉट अवेलेबल। इट मीन्स ये बेटा कि इतिहास ये कहता है, हिस्ट्री ये कहती है कि एक ऐसा भी वक्त आता है जब मार्चेंट्स इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो सिस्टम को हैक कर लेते हैं, जैसे अमेरिका का सिस्टम हैक हुआ। अमेरिका के सिस्टम में कौन आया? डोनाल्ड ट्रंप। वैसे ही हिस्ट्री कह रहा है कि इंडिया में भी ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे पॉलिटिशियंस के साथ कनेक्टेड हैं, अंबानी, अडानी, नाम तो सुन रहे हैं आप, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है कि ऐसा यहां नहीं हो सकता। कैन बी पॉसिबल, क्योंकि दे आर वेरी वेरी रिच, है ना। एंड कहते हैं कि उनका जो इंटरफेरेंस, अब देख ही लीजिए हमारे जितने भी पॉलिटिकल रिलेशन दुनिया में बन रहे हैं उसमें इन लोगों के नाम आ रहे कि नहीं आ रहे। जितने भी सरकार की विजिट हो रही है दूसरे देशों में, वहां पर अडानी और अंबानी की कंपनियां जा रही हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। ये क्या है? ये साबित करता है कि हिस्ट्री के अंदर पॉलिटिशियन और
जो कमर्शियल पावर्स हैं उनके रिलेशन क्या है, शुरू से ही हैं। यस, समझ में आ रहा है? आप ही जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो दो लोगों की तरफ से रिश्ते बड़े जबरदस्त आते हैं। एक रिश्ता आता है रायपुर के पॉलिटिशियन का, आएगा, आपका नाम उधर छपा नहीं, इधर फोन आएगा मिनिस्टर का, मंत्री जी का फोन आएगा, अरे साहब कहाँ हो, आपके घर वाले खबरा जाएंगे, अरे बाप रे बाप मिनिस्टर का फोन आया है, चीफ मिनिस्टर का फोन आया है कि साहब कहीं रिश्ता वश्ता ना देखना, हम हैं अभी। सोचिए ऐसा होता है। हमारा एक फ्रेंड था, उसका सिलेक्शन हुआ था, वो बाथरूम में नहा रहा था, उस वक्त बाहर खड़े थे, इंतजार कर रहे, क्या तो भाई कमीशन में नाम छुपा हुआ है, ये फलां साहब कौन है? बोला अरे भाई मैं बाथरूम में हूँ, अभी निकल रहा हूँ नहा के। ये हाल होता है साहब, ये अंदाज। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। जब इंसान के पास कामयाबी और सक्सेस आती है ना बेटा, तो फिर दुनिया आपके सामने, मतलब लाइन लग जाएगी सपने, ठीक है बेटा ना, कि नो रिस्क नो गेन, नो गेन विदाउट। मतलब इस समय मैं आप लोगों से यही बोलूंगा बेटा कि पूरी ताकत लगा दो, और ज्यादा नहीं, एक साल कायदे से मेहनत से प्रिपरेशन कर लो और अपने आप को ठीक बना लो। तब तक अटेम्प्ट मत दो जब तक कि आपकी प्रिपरेशन फाइनलाइज ना हो जाए। हर चीज तैयार करने के बाद ही अटेम्प्ट में देना है। ये नहीं है कि अभी दे दिया अटेम्प्ट, नहीं, अटेम्प्ट लिमिटेड है। पहले प्रिपरेशन जब पूरी तरह आप तैयार हो जाए, सिलेबस कवर हो जाए, फिर आप फॉर्म भरिएगा यूपीएससी का, और ये मान के चलना कि 1 या 2 अटेम्प्ट में हमें क्लियर करना। क्योंकि देखो यार, दुनिया का वो खेल, हर खेल में बाउंड्री होती है कि नहीं होती? बगैर बाउंड्री, बगैर टाइमलाइन के कोई खेल नहीं होता। ये कौन सा तरीका है कि भाई हम जिंदगी भर तैयारी ना, जिंदगी भर ना आपको घर वाले मौका देंगे, ना वक्त आपको मौका देगा। इसलिए एक बाउंड्री लाइन, एक कंट्रोलिंग लाइन आपको बनानी है, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन। समझ में आ रहा है स्वप्निल? स्वप्निल, इट इज वेरी इजी यार। मैं उसी जगह से आया हूं जहां पे मैंने टॉपर्स को अपनी आंखों से देखा है। वो बिल्कुल आपकी तरह से नॉर्मल से बच्चे हैं, जिन्होंने पहली, दूसरी, तीसरी रैंक, चौथी रैंक पाई, आप जैसे बच्चे। बस ये है कि उनको तैयार किया गया, उनको ढाला गया है उस रूप में। और ऐसा नहीं बेटा, यूपीएससी के एस्पिरेंट मौज मस्ती भी बहुत करते हैं, घूमिए फिरिए, खाइए पीजिए, दुनिया देखिए, क्योंकि 70% क्वेश्चन किताब से आते हैं, पर 30% क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनेबल होते हैं। वो आपको घूमना फिरना है, दुनिया देखनी है, सोसाइटी को देखना है, रीड करना है। ये नहीं है कि आपको पपेट बन जाना, नहीं, पपेट बनोगे, क्योंकि ना पपेट लोग टीचर बनते हैं, रट्टू तोते टीचर बनते हैं, आईएएस नहीं बनते। तो आईएएस बनने के लिए जरूरी है कि आपको दुनिया देखना है, आपको घूमना है, आपको स्मार्ट बनना है, आपके अंदर हर चीज होनी चाहिए, एक कंप्लीट फिगर आपके अंदर आनी चाहिए। क्रिस्टीना, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई सेइंग डियर? या तो हर चीज अपने अंदर स्मार्ट बनो। भाई जहां से गुजरो ना, वहां से बंदे सोचे मां यार ये किस चीज से आया है, ये कहां से आ गया भाई, ये तो रायपुर की चीज नहीं लग रहा है, ये तो कोई और चीज है। ऐसा फील होता है। आप किसी आईएएस ऑफिसर से मिलिए तो आपको फील होगा कि हाँ यार क्या बंदा है, स्मार्ट है यार, क्या लाइफ हो, तो ऐसी मजा आ जाता है। समझ आ रहा सपने? बेटा इट इज वेरी इजी, यू डिजर्व इट, आई थिंक सो, यू आर कैपेबल फॉर इट। बट वही चीज है कि कौन कहता है कि सुराख आसमां में हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, है कि नहीं? कौन कहता है? एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वांट। आप चाहें तो वो पॉसिबल है। आ रहा है समझ में क्रिस्टीना? फाइन। अब हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात कर रहे थे कि यार, क्योंकि ना हम देखते हैं कि अपने इंडिया में भी, अपने यहां पर भी हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि भारत के जो मोहरें थी, अब देखिए मोहरों की बात है, तो देखिए आपको दिखाया था मैंने एक दिन, मोहरें दिखाई थी मैंने, याद आ रहा है ना? आईवीसी सील्स। हाँ, चल भाई, कौन से बेटा? अच्छा ये करना है, ओके। आईवीसी सील्स, सील्स, ये देखिए, ये है सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता में 2 तरह की मोहरें पाई गई हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर माने ये वर्गाकार, और रेक्टेंगल माने आयताकार।
देयर वेर द टू टाइप ऑफ द सील्स वेर फाउंडेड फ्रॉम द आईवीसी, यानी सिंधु सभ्यता की मोहरें दो तरह की हैं, एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है। अब इसमें रेक्टेंगल दिखाया गया होगा, कैन बी पॉसिबल, क्योंकि ज्यादातर मोहरें ना इसमें स्क्वायर दिखाई दे रही। अब उसमें भी क्वेश्चन पूछा था एक बार, मुझे याद आ रहा है कि आईएएस के एग्जाम में पिटी का क्वेश्चन आया था, सिंधु सभ्यता में कितने तरह की मोहरें पाई गई, देयर वर द टू टाइप्स, है ना, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। तो विच टाइप ऑफ द सील्स, है ना, इज फाउंडेड इन वेरी लार्ज पोजीशन, सबसे ज्यादा मोहरें किस तरह की पाई गई हैं, स्क्वायर। स्क्वायर कैसी, स्क्वायर। तो ये आप देख रहे हैं ना कि ये सब मोहरें हैं आईवीसी की, जिसमें देखिए इसमें ना हमेशा इंस्क्रिप्शन बने हुए हैं। इसमें देखिए कुबड़ वाला सा, जिसको हम टुबुल कहते हैं, ये सिंधु सभ्यता के आराध्य देवता थे, इसकी पूजा होती थी। इसके अलावा इस तरह का भी मिला है जिसको खाना खाते हुए दिखाया गया है, हिरण के जैसा इसका आकार है। वाह, ओके, देख रहे हैं आप, ये देखिए इस तरह का। ये है पशुपति, इनको भी सील्स के ऊपर दिखाया गया। ये कौन है, पशुपति, जो कि पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए, सब सील्स पे दिखाया गया। बिकॉज द सील्स वेर द आईडी ऑफ द आईवीसी पीपल्स एंड इट वाज अ ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ द आईवीसी। कहते हैं ना कि जिस चीज का जहां पर ज्यादा होता है ना, प्रोडक्शन होता है, या जिसके ज्यादा डेडिकेशन होता है, वही दिखती है ही नहीं। तो आईवीसी एक ट्रेड सिविलाइजेशन थी, इसलिए वहां पर ट्रेडिशनल चीजों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था। ये बनता था कारखाने में, चांदहुदड़ो वगैरह में इसका कारखाना था। या तो लिखेंगे, इसमें लिख लीजिएगा कि देयर वेर द टू टाइप ऑफ द आईवीसी सील्स फाउंडेड, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, बट इन लार्ज फाउंडिंग इज द स्क्वायर सील्स। सबसे ज्यादा पाई गई है वो है वर्गाकार मोहरें। लिखेंगे कि दिस सील्स वेर फाउंडेड फ्रॉम द मेसोपोटामियन सिटीज। ये जो मोहरें हैं मेसोपोटामिया के दूसरे शहरों से पाई गई हैं, जैसे उर, किश, सूसा, लगश। ये मेसोपोटामिया के शहरों के नाम हैं, उर, किश, है ना, सूसा, लगश। ये मेसोपोटामिया के शहरों के नाम है जहां से भारत की मोहरें, आईवीसी की मोहरें पाई गई हैं। उर, किश, सूसा, तेलश्मर भी है, लगश भी है, ये वहां के शहर। तो इसका क्या सबूत है कि हमारा ट्रेड एंड रिलेशन वहां पे मौजूद था, क्योंकि हमारी मोहरें वहां पर पाई गई और उनकी मोहरें भी हमारे यहां पाई गई। आईवीसी की मोहर कैसी होती थी, सिलेंड्रिकल। कैसी मोहर होती थी बेटा, सिलेंड्रिकल। आईवीसी की मोहर बेलनाकार। तो लिखेंगे, सॉरी, अरे मेसोपोटामियन, आईवीसी की तो रेक्टेंगुलर स्क्वायर थी ना, बताइए, सिलेंड्रिकल। तो लिखेंगे एंड मेसोपोटामियन सील cylindrical founded from the IVC sites। जैसे कहां से पाई गई है, मोहनजोदाड़ो से पाई गई है ना, सिलेंड्रिकल सील पाई गई। मैंने लिखा भी है इसको। लिखेंगे एंड द पर्शियन गल्फ सील्स फाउंडेड फ्रॉम द लोथल। ये भी लिखा है मैंने। पर्शियन मने ईरानी, गल्फ मने वही खाड़ी के जो देश हैं, वहां की मोहरें भी पाई गई हैं लोथल से। ठीक है, अब जो है बात करते हैं आइटम ऑफ द इंपोर्ट्स, यानी आयात और निर्यात। ये होता है व्यापार में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट माने आयात
एक्सपोर्ट माने निर्यात। ये दो चीजें होती हैं। कहते हैं ना कि शुरू से ही स्वप्निल हमारे यहाँ की खासियत ये थी कि हमारे यहाँ किसी चीज की मालिक की तरह से कमी नहीं थी भारत में। खाने पीने का सामान तो इतना होता था कि हम दूसरों को बेच देते। इंसान को बेसिकली क्या चाहिए? खाने पीने का सामान। लग्जरी आइटम्स ऑलरेडी हमारे यहाँ मौजूद थे, हम बेचते थे। बाहर से मंगाने वाली चीजें कम ही होती थी। क्योंकि देखिए, जिसके घर में खाने पीने का सामान हो ना, भरपूर हो ना, पेट जिसका भरा हो ना, उसी को मेकअप करने का मजा आता है। बोलिए, जीन्स पहन के टी शर्ट डाल के कौन घूमेगा जिसके घर में खाना पीने की कोई प्रॉब्लम ना हो? ये होता है ना। तो हमारे यहाँ खाने पीने की दिक्कत ही नहीं थी, इसलिए हमें जरूरत थी लग्जूरियस चीजों की। यही वजह है कि आईबीसी की जो महिलाएं थी वो गोल्ड और सिल्वर के ज्वेलरीज पहनते थे, मेकअप के पूरे सामान थे, लिपस्टिक पाए गए, आईबीसी में सिंदूर की शुरुआत हुई थी, ये सब वहां पे पाया गया है। समझ में आ रहा है? तो भाई बहुत पैसे वाले लोग थे, और पैसे वाले लोग ही जो है फैशन करते हैं। आ रहा है समझ में? तो अब सबसे पहले लिखेंगे आइटम ऑफ द इंपोर्ट्स, यानी आयात के मदे, आयात के साधन। क्या क्या चीजें हम आइटम ऑफ द इंपोर्ट, आइटम ऑफ द इंपोर्ट्स। ठीक है, इंपोर्ट, आइटम ऑफ द इंपोर्ट यानी आयात के मदे। क्या क्या मंगाते थे? मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर तो इतना हाईली था कि हमें खाने पीने का कुछ मंगाना ही नहीं था। और मैंने आपसे बताया कि जब आपके घर में खाने पीने की कोई कमी ना हो, पेट भरा हो, तभी इंसान को एसी का मजा आएगा, तभी आदमी को मेकअप की सूझती है। बड़ी अमीर घरों के लोग क्या करते हैं, इतने नफीस और खूबसूरत किस्म के कपड़े पहनना, मेकअप कराना, मेकअप पे 5-5, 10-10 हजार खर्च करना, करते हैं कि नहीं करते हैं? इतनी रईसी होती है कि लोग चाय पीने लंदन पहुंच जाते हैं। मैं चलो आज लंदन की शाम करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये मजा तभी आएगा जब आपके पास बेसिक चीजें हो। तो हम क्या मंगाते होंगे? एग्रीकल्चर तो हम ज्यादा मंगाएंगे नहीं, हम गोल्ड मंगाते थे। लिखेंगे आयात क्या क्या करते थे? गोल्ड, सोना, चांदी, सिल्वर, कॉपर, टिन, लेपिस एंड लाजुली। लेपिस एंड लाजुली ये क्या है? लेपिस एंड लाजुली ये क्या है? ये बेटा एक तरह का बहुत ही प्रेसियस, बहुत ही कीमती पत्थर होता है लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली। फिर अगेट, जेड, शिल। अगेट ये भी पत्थर ही है, अगेट। और फिर जेड, जेड की स्पेलिंग JADE, जेड। और शेल्स, शेल्स माने शंख वगैरह, ये चीजें हम मंगाते थे स्पेशली बाहर से। शेल्स, शेल्स ये सब चीजें हम आयात करते थे। तो आप देख रहे हैं कि दिस आइटम्स आर द लग्जरी आइटम्स। ये सब महंगे किस्म के सामान है, और ये वही इंसान मंगा सकता है जो बहुत ही ज्यादा पैसे वाला हो। बोलिए साहब, भाई जिसके पास खाने पीने की कमी है, घर में कुछ है ही नहीं है, वो सोना लेके क्या करेगा बताइए? कोई मतलब है? नहीं है। So how the IBC was the richest civilization of the world, shining civilization of the world, because their wealth behind this, it was their wealth, traditional wealth। बहुत ज्यादा व्यापार इनका हाई था। कहते हैं ना कि बहुत इनके घर वर को देख के ऐसा लगता है कि यार कितना पैसा होगा इनके पास, है ना? और इनके इंपोर्ट को देख लीजिए, है ना? अब आगे लिखते हैं एक्सपोर्ट, आइटम ऑफ द एक्सपोर्ट। आइटम ऑफ द एक्सपोर्ट यानी निर्यात की मदें। क्या क्या चीजें, ये मेन था, हम क्या क्या बेचते थे वो लिखते हैं आइटम ऑफ द एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में हम देखेंगे कि सबसे पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लिखिएगा। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट नंबर 1, नंबर 1 पे लिखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हम क्या क्या भेजते थे उनमें लिखिए व्हीट है यानी गेहूं, बार्ले यानी जौ,
पीज, मटर वगैरह, ऑयल सीड्स, पीज, पीज होगी, ऑयल सीड्स, ये भी एक तरह का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। अब लिखिए फिनिश्ड प्रोडक्ट्स यानी अदर प्रोडक्ट्स। दूसरे प्रोडक्ट्स में देखिए क्या है, ब्लैक वुड यानी काली लकड़ी। ये लकड़ी बहुत महंगी मिलती है ना। इसका इस्तेमाल तरह तरह की वस्तुओं को बनाने में किया जाता था। ब्लैक वुड, कॉटन, कॉटन यानी सूती कपड़े। उसके बाद खूबसूरत किस्म के बर्तन भी हम प्रोडक्ट करते थे, पोटरी। बीड्स माने मनके। पोटरी आपको मैंने एक दिन दिखाया था, याद है? हाँ, थोड़ा सा आपको मैं ना बीड्स दिखाना चाहता हूं कि इनके यहां जो मनके होते थे, कितने प्यारे मनके ये बनाते थे। यार भाई आ जाओ आ जाओ, क्रॉस कर, ये है या फिर हमें बैक चलना चाहिए ना। हाँ, और बैक चलना चाहिए। अब लिखिए यहां से गूगल यहाँ पे लिखा है, वहां पे सर्च। अच्छा यहां से ना, हाँ बीट्स, बीट्स ये खुल तो जाए यार। अच्छा ये वाला ना, ओ सॉरी यार, सॉरी, मैं वही मिस्टेक कर जा रहा हूँ बार बार। इसको काटेंगे कहां से? काटने के लिए दे रहा है कुछ, रेस करने के लिए या फिर ऐसे? हाँ ये अच्छा यहां से ले लेते है ना। इनको लिखने के लिए देना चाहिए ना। इसको नहीं दे रहा लिखने का। लिखने का देना चाहिए इनको, क्यों नहीं दे रहे हैं? वापस चलें इस पे, क्रोम पे। कहां से? ये नहीं दे रहा है ना, चलिए कोई नहीं, पता नहीं, अभी तो ठीक था यार, कहां से हो गया ये? कुछ आपको आइडिया है? बीट्स लिखिए, चलिए, अभी कुछ लग रहा है नेटवर्क का इशू आ गया या जो भी हो। बीट्स, बीट्स माने मनके। और शेल्स भी बनाते थे ये लोग। शेल्स मतलब वही शंख वगैरह जैसी चीजें। और क्या चीजें थी? टेराकोटा प्रोडक्ट्स, मिट्टी की जो प्रतिमाएं हैं छोटी छोटी, वो बनाते थे। फिर बेटा ना एक प्रोडक्ट है इनका, आइवरी प्रोडक्ट्स। आइवरी कहते हैं हाथी दांत की बनी वस्तुएं। हाथी दांत के, हाथी के दांत, उसके खिलौने बनते हैं, है ना, उसकी कंघी बनती है। तो एंड द आइवरी प्रोडक्ट्स यानी हाथी दांत की बनी वस्तुएं जो है ये बनाते थे। जैसे आप लिख सकते हैं कि गोल्ड जो है, नीचे लाइन छोड़ के लिखिएगा कि नीचे लिख लीजिएगा कि दे इंपोर्टेड द गोल्ड फ्रॉम नॉर्थ कर्नाटका, अफगानिस्तान एंड पर्शिया। यानी सोना जो है ये उत्तरी कर्नाटक, वैसे कर्नाटक में सोना वही मिलता है ना बेटा, कोलार की खान वही है ना, केजीएफ, हाँ कोलार की खान। नॉर्थ कर्नाटका, अफगानिस्तान, पर्शिया। सिल्वर कहां से? अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे ये लोग। कॉपर कहां से? राजस्थान में खेतड़ी की खान है ना, वहां से ये लोग कॉपर मंगाते थे। और दक्षिण भारत से मंगाते थे, खेतड़ी राजस्थान। सिल्वर जो है बताया मैंने, अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। ये चीजें थी इनके यहां पर, ठीक है।
तो ये है इनका इकोनॉमिकल कंडीशन। ठीक है, अब आ जाइए, हेडिंग डालिए, रिलीजियस सिस्टम ऑफ द आईवीसी। सिंधु सभ्यता में धर्म कैसा था, रिलीजन। धर्म, सिंधु सभ्यता में धर्म यानी रिलीजियस कंडीशन ऑफ द आईवीसी। ठीक है स्वप्निल, समझ में आ रहा है? इनका इकोनॉमिकल समझ में आया ना, प्यारा है इकोनॉमिकल कंडीशन। अब रिलीजियस पे बात करते हैं। तो देखिए साहब, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ना, वो प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति, नेचुरल, जैसे स्टॉर्म, आंधी, जैसे सूरज, है ना, जैसे मातृशक्ति, जैसे हम्प बुल, ये सब नेचुरल पावर्स। सारे इनके देवता कैसे थे? प्राकृतिक थे। तो लिख लेंगे कि आईवीसी पीपल्स वर्शिप टू द रिलीजियस नेचुरल पावर्स। Their all deities were connected with the natural powers. इनके जितने भी देवी देवता थे सब प्राकृतिक शक्तियों से क्या थे? जुड़े हुए थे, कनेक्टेड थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे, है ना। द आईवीसी पीपल्स वर्शिप टू द मदर गॉडेस। ये ना एक पॉइंट बनाइएगा, नीचे पॉइंट बना के लिखिएगा कि आईवीसी पीपल्स वर्शिप टू द मदर गॉडेस। ये लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे, ठीक है। बिकॉज देयर वेयर द लॉट ऑफ टेराकोटा मदर गॉडेस स्कल्पचर्स फाउंडेड फ्रॉम द मोहनजोदारो। बहुत सारे जो मूर्तियां हैं वो मोहनजोदारो और हड़प्पा यहाँ से पाई गई हैं मदर गॉडेस की, स्पेशली मोहनजोदारो। ठीक है, अब एक सवाल है, यूपीएससी का क्वेश्चन वो जो होता है बेटा, उसमें वाई जरूर जोड़ती है यूपीएससी, है ना, कि वो वाई का आंसर पूछेगा। वाई दे वर्शिप टू द मदर गॉडेस, व्हाट वर द रीजन बिहाइंड दिस वर्शिप, व्हाई द मदर गॉडेस, मातृशक्ति की पूजा क्यों की जाती, एंड व्हाई द मदर गॉडेस वाज कनेक्टेड विद द नेचुरल पावर। कैसे? तो जो माता देवी हैं इनको मातृशक्ति या पृथ्वी में जो कृषि की देवी, समझ में आ रहा है, कृषि की देवी माना जाता, इन्हें समझ में आ रहा है, लैंड दैट इज माना जाता था। मातृशक्ति जो एग्रीकल्चर है, इन्हीं से जन्म देने वाली, डेटी ऑफ द फर्टिलिटी, जन्म देने वाले। तो लिख लेंगे कि द मदर गॉडेस वाज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्रोडक्टिविटी, ये उत्पादन से संबंधित थी, है ना। सीधे सीधे पृथ्वी से, लैंड से इन्हें कनेक्ट किया गया था। कई जगहों पे सील्स पर इन्हें दिखाया गया है कि जैसे मातृशक्ति जो है वो बैठी हुई है, बाल इनके लंबे लंबे हैं, ठीक है। ये भी दिखाया गया है कि एक आदमी जो है 2 बकरों को लेकर खड़ा है और हाथ में उसके तलवार है, जैसे वो उन बकरों को मारने जा रहा है, बलि देने जा रहा है। इतनी ज्यादा इस देवी का महत्व था। तो लिखेंगे कि द मदर गॉडेस वाज इंस्क्रिप्टेड ऑन द सील्स, मातृशक्ति को मोहरों पर दिखाया गया है। यानी जब हम पॉइंट बना के लिखते हैं बेटा ना, तो राइटिंग बहुत इजी हो जाती है। जैसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, मदर गॉडेस, इनमें मदर गॉडेस पे 2-4 लाइनें लिख दिया, हो गया।
अब उसके बाद दूसरा पॉइंट बनाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या था कि इनके जीवन में, इनके लाइफ में क्रिस्टीना हम्प बुल का बड़ा इंपॉर्टेंट था। हम्प बुल दिखाया मैंने, कुबड़ वाला सांड। तो लिखेंगे कि द हम्प बुल वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ। ये कुबड़ वाले सांड की भी पूजा करते थे। इसका क्या महत्व था? What was the importance of the hump bull, है ना? And how the hump bull was connected with the nature? तो जो सांड है उसे प्रजनन शक्ति का देवता माना गया, फर्टिलिटी का देवता था। तो लिखेंगे कि हम्प बुल was connected with the fertility, प्रजनन शक्ति का ये देवता था। क्योंकि देखिए कृषि में बैलों का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है? इन्हीं से हार्वेस्टिंग होती है, इन्हीं से हल वगैरह जोते जाते हैं। तो प्रजनन शक्ति का ये देवता था। और क्या है, अगर आपने मोहनजोदाड़ो फिल्म देखी अगर ऋतिक रोशन की, तो उसमें एक एनिमल को दिखाया गया है जिसके सिर पे एक सिंह है व्हाइट कलर का, इसे यूनिकॉर्न कहा गया है। तो ये इनका कुल देवता था। नेक्स्ट नीचे पॉइंट लिखिएगा कि यूनिकॉर्न, द यूनिकॉर्न वाज द, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर रिलीजियस लाइफ। इन्हें कुल देवता माना जाता था यूनिकॉर्न को। या यूनिकॉर्न एक व्हाइट, हाँ यूनिकॉर्न इमेजिनरी है, पर इनके मुहरों पर, इनके इंस्क्रिप्शन पर आप यूनिकॉर्न को जगह जगह देख सकते हैं। एक तरह से इमेजिनरी दैट इजी थे ये, ठीक है। और अब जो है एक देवता जिनके बारे में हम लोगों ने लिखा पशुपति, है ना। तो लिखेंगे कि द पशुपति deities was a male deities in the IVC who was surrounding with the animals, जो पशुओं से घिरे हुए पाए गए हैं और इनका जो कनेक्शन है वो शिव जी के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, ये अगला पॉइंट है। कहा जाता है कि आईवीसी के लोग जल की पूजा करते थे। तो आईवीसी पीपल्स वर्शिप टू द रिवर वाटर। आईवीसी के लोग नदियों और जल की पूजा करते थे, है ना। देयर वेयर अ ग्रेट बाथ वाज फाउंडेड फ्रॉम द मोहनजोदारो। वहां से एक वृहद स्नानागार मोहनजोदारो से पाया गया है, जिसमें विशेष ओकेजन पर लोग क्या करते थे, स्नान करते थे पुरोहित के नेतृत्व में। करेक्ट नरगिस, समझ में आ रहा है बेटा? और क्या चीजें हैं इनके यहाँ, जैसे कि कहा जाए कि भाई कौन सी नदी थी जो इनकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रेशियस थी। तो विच रिवर वाज वेरी प्रेशियस इन देयर लाइफ? तो दैट वाज द सिंधु रिवर। सिंधु नदी को ये बहुत ज्यादा प्रेशियस मानते थे। कहा जाता है कि इनके यहाँ जल देवी का कॉन्सेप्ट था, है ना, जल देवी बनाई जाती थी इनके यहाँ। तो वो सिंधु ही नदी थी, क्योंकि इसे बहुत ही पवित्र माना जाता था। इंडस रिवर वॉज अ वेरी हॉलीएस्ट रिवर इन देयर लाइफ, यानी सिंधु नदी इनकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा पवित्र नदी थी। ठीक है क्रिस्टीना, लिख रहे हैं आप अच्छे से। और क्या था बेटा?
तो जैसे कह सकते हैं स्वप्निल कि ऐसा नहीं है कि आईवीसी में जो चीजें थी वो आज भी चल रही कि नहीं चल रही। वाटर वर्शिप आज भी विद्यमान है। अभी महाकुंभ लगा था, लोग स्नान कर रहे थे नदियों का, है ना कि नहीं। मातृशक्ति की पूजा आज भी भारत में होती है ना। देवी शक्ति, दुर्गा शक्ति क्या है, ये वही चीजें है कि नहीं है। सांड आज भी समाज में बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड माना जाता है, हम्बल कहा जाता है कि बनारस शहर वगैरह में तो ये हाल है। मतलब ऐसे ही अगर कहीं से सांड आ रहा हो ना, लोग रास्ता छोड़ देते, सांड के सामने से लोग नहीं जाते जल्दी। दूसरी कि बनारस वगैरह में अगर सांड हम्बुल किसी के शॉप में घुस जाए तो लोग उसे हटाते नहीं है, वो बैठा रहता है दिन भर, लोग उसको दही जलेबी खिलाते हैं। बनारस शहर का ये कल्चर आ रहा है समझ में। मतलब आईवीसी के जो ट्रेडिशंस हैं वो आज भी सोसाइटी के अंदर दिखाई दे। जैसे यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो ये कि व्हाट वाज द रिलीजियस लाइफ अंडर द आईवीसी, सिंधु सभ्यता में धार्मिक जो विचार है उनकी व्याख्या कीजिए, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि हाउ द आईवीसी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, रिलीजियस कॉन्सेप्ट रेलेवेंट इन मॉडर्न सोसाइटी, यानी आज के समाज में आप इसको कैसे देखते हैं। तो बहुत सारी चीजें आज के समाज में दिखाई देती हैं, जैसे नदियों की पूजा या नदियों में जो स्नान है कि नहीं। जैसे मातृशक्ति वर्षिप पूजा है वो भी चल रहा है कि नहीं। तो ये सब चीजें, उस पे 2-3 क्वेश्चन यूपीएससी बनाती है और बहुत ही इजी बेटा, जो सवाल आएंगे ना बहुत आसान आएंगे। आप कहेंगे कि हाँ यार ये चीज तो दिखाई देती। और क्या चीजें थी, तो कहा जाता है कि आईवीसी में वृक्ष पूजा यानी ट्री वर्शिप भी फेमस आज भी है। पीपल का पेड़, वो लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते, तो लिखेंगे ट्री वर्शिप। In the IVC, tree worship was also famous in that time, and it was a people tree. ये पीपल का पेड़ था जो लोग उसकी पूजा करते थे। अब आप कहेंगे कि सर पीपल का पेड़ का क्या महत्व है, क्या उसका नेचुरल इंपॉर्टेंस क्या है, बताइए। क्यों पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा लोग 24 आवर्स ऑक्सीजन जनरेट करना, तो वो कैसे जुड़ रहा है, नेचर से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है ना। तो लिख लेंगे कि दे वर्शिप टू द पीपल ट्री, और वो आज भी पीपल के वृक्ष की पूजा होती है। तो ये मानते हैं ना कि ये प्राकृतिक शक्ति की पूजा करते थे, है ना। और क्या था इनके लाइफ में, तो कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो सांप की भी पूजा करते, सर्प पूजा, स्नेक वर्शिप वाज आल्सो फेमस इन दैट टाइम। सांप की पूजा करते थे, एंड द स्नेक वाज इंस्क्रिप्टेड ऑन देयर सील्स, इनके मोहरों पर सांप को बाकायदा बनाया गया है, उसे दूध पिलाते हुए दिखाया गया है। दूध पिलाते हुए दिखाया गया। अब एक सवाल पैदा होता है नरगिस के, हाउ इज द स्नेक इज कनेक्टेड विद द नेचर, या सांप क्या देता है यार, सांप तो इंसान को काट ले तो आदमी मर ही जाए, पर व्हाई दे कनेक्टेड विद द स्नेक, है ना। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्नेक इन द नेचर, हाउ स्नेक इज कनेक्टेड विद द नेचर, कैसे सांप नेचर से जुड़ा हुआ है। क्रिस्टीना, आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? भाई snake is a very harmful now for the human, but they worship to the snake, it means snake is connected with the nature, है ना। तो why snake is connected, या कैसे वो जुड़ा हुआ है, क्या रिस्पॉन्स है इसका, क्या कंट्रीब्यूशन है कि नहीं सवाल। तो यूपीएससी के क्वेश्चन इस लेवल पे आएंगे कि भाई आप बताइए ना कि कैसे। तो देखिए साहब, सांप जो होता है वो आपके वातावरण की जो पॉइजन, जो जहरीली गैसेस होती हैं, पॉइजनेबल जो गैसेस हैं उनको सक करता है। जो जहरीली गैसेस होती हैं ना, यानी ये वातावरण को शुद्ध करने का काम करता है। यही वजह है कि जो गैसेस हैं जहरीली वो उसके ग्लैंड में जाके कलेक्ट होती हैं और वो कन्वर्टेड इनटू द पॉइजन, और वो सीधे जहर में। तभी तो सांप के ग्लैंड में जहर पाया जाता है। जैसे ही वो काटता है, काट के अगर पलट गया मतलब उसने जहर को उड़ेल दिया, तो सामने वाला मर जाएगा। तो क्या करता है स्नेक जो है, वो आपके नेचर को प्यूरिफाई करता है। जो खतरनाक गैसेस हैं, डेंजरस तरह की गैसेस हैं, उनको सक करता है। ये कनेक्शन है ना। स्नेक इज द नेचर प्यूरिफायर। सांप जो है
वो नेचर को प्यूरिफाई करता है, जो खतरनाक और जहरीली गैसेस हैं उनको सक करता है। ठीक है, तो ये चीजें थी आईवीसी के अंदर। लाइन छोड़ के लिख लीजिएगा। सो वी सीन इट, the IVC peoples were connected with the natural powers, and these natural powers are also relevant in our modern Indian society। और ये जो प्राकृतिक शक्तियां हैं ये आज भी इनकी जो रेलेवेंसी है वो समाज में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस पर एक प्रश्न लिखवाएं आपको, क्वेश्चन एक लिखेंगे हम लोग कि राइट समथिंग on the religious concept of the IVC। सिंधु सभ्यता के धार्मिक विचारों की व्याख्या कीजिए या उन पर कुछ टिप्पणी कीजिए, लिखिए। एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है स्वप्निल, लिखने की कोशिश करना बेटा। 250 वर्ड्स में कोशिश करो इसको लिखने की। और दूसरा प्रश्न भी लिखो कि व्हाट इज द रेलेवेंसी ऑफ द आईवीसीज रिलीजियस कॉन्सेप्ट इन द इंडियन मॉडर्न सोसाइटी। आधुनिक भारतीय समाज में जो रेलेवेंसी है सिंधु सभ्यता के धार्मिक विचारों की वो कितनी है, क्या आप पाते हैं कि क्या वो आज भी दिखाई देती हैं आपको? तो उसी को दूसरे वे में लिखना है ना, कि जैसे मातृशक्ति की वो पूजा करते थे, वो चीज दिखाई, समझ में आ रहा है? लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये दो प्रश्न हैं, इसको पहले खूब अच्छे से इंट्रोडक्शन लिखना कि आईवीसी है ना इज द मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, है ना, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्ड इन इंडिया। इसकी ड्यूरेशन लिखिएगा। एंड दे वर्शिप टू द नेचुरल पावर्स, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि ये प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जो इस समय से इस समय तक चली थी। और वन बाय वन करके इनके जो पार्ट्स मैंने लिखा है ना, पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा। फिर लास्ट में जाकर कंक्लूजन बनाएंगे कि भाई आईवीसी में ये सब कुछ था, पर सबसे बड़ी चीज है कि भारत की संस्कृति में, इंडियन कल्चर में आज भी वो चीजें दिखाई देती। करेक्ट। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो भी बड़ा प्यारा है कि भाई आईवीसी में जितने भी रिलीजियस कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे वो लोग मदर गॉडेस की वर्शिप करते थे, आज भी भारत के समाज में दुर्गा शक्ति की पूजा या मातृशक्ति की पूजा की जाती है। जल, वाटर वर्शिप, ये चीजें, इसी को थोड़ा सा पलट के मॉडिफाई करके हमें लिख देना। दो प्रश्न, और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन है जो यूपीएससी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन पर लिख के दिखाइएगा हमें। समझ में आ रहा है क्रिस्टीना? लिखना बेटा। देखो, इंसान पहले गलतियां नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? मैं आपके आंसर देखो, मंडे को आप मुझे एक पुराना वाला पहले पेजेस दे देना, मैं उसको ले जाकर चेक करूंगा। चेक करके फिर आप लोगों को क्लास में मैं बता दूंगा कि कहां कहां पर चीजें उसमें ठीक करनी है या कैसे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करेंगे हम लोग। और आज इतने ही पे रहने देते हैं, फिर मंडे को मुलाकात होगी आप लोगों से। मंडे को क्लास है, कल तो ऑफ है, ठीक है ना? स्वप्निल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? कोई डाउट तो नहीं है किसी तरह का? फाइन ना? ओके।